बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 के हवाले से। कोविड-19 की जो वैक्सीन दुनिया में आई है, ये एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसको इसके तमाम पहलुओं पे बात करने के लिए हमें लंदन से जॉइन किया है डॉक्टर तनवीर अहमद साहब ने। तनवीर अहमद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर तनवीर हमें ये बताएं कि ये तो एक तो अच्छी खबर है कि दुनिया में कोविड की वैक्सीन आ गई है, मुख्तलिफ मुल्कों में ये लगना भी शुरू हो गई है। तो हमें ये बताएं कि जो ये कोविड वैक्सीन क्या है? क्या ये वैक्सीन जैसे दुनिया में दूसरी वैक्सीन्स हैं वैसे ही है या उससे कुछ मुख्तलिफ है? और थोड़ा-सा मुख्तसर ये भी बता दें कि इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वैक्सीन्स का मेडिकल के अंदर क्या है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है वैक्सीन्स की? ये क्यों ज़रूरी हैं और इनकी अहमियत क्या है मेडिकल के अंदर? वैक्सीन जो बाकी ट्रीटमेंट भी होता है लेकिन एक वैक्सीन्स आती हैं, तो इसका भी थोड़ा-सा ब्रीफली बता दीजिएगा। जी, डॉक्टर काशिफ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सवाल का जो आखिरी हिस्सा है, मैं उसे सबसे पहले एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। जो मेडिकल की फ़ील्ड में तरक्की हुई है, यानी जो माइलस्टोन मेडिकल ने अचीव किए हैं, उनमें 2 या 3 जो है ना, वो हिस्टोरिक माइलस्टोन हैं मेडिकल की प्रोफ़ेशन में। उनमें से जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, उसमें जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेडिसिन का, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। कि इंसान जो है वो वैक्सीन्स बनाने के काबिल हो गया है और ये एक इतनी ह्यूज अचीवमेंट है कि इसकी वजह से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, मेरे ख्याल है अरबों लोगों की जो इंसानी जानें हैं वो बचाई जा चुकी हैं। और दूसरा जो माइलस्टोन लेटेस्ट जैसे आजकल हम देखते हैं, वो ट्रांसप्लांटेशन की जो फील्ड है उसमें मेडिकल ने जो है ना ये अचीव किया है। तो हिस्टोरिकली वैक्सीन्स जो हैं वो बिल्कुल हिफाजती टीका ही है, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं। और जो बचपन में हर बच्चे को 6 या 7 हिफाजती टीके लगते हैं, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में दूसरे ममालिक में भी। तो ये बिल्कुल उसी तरह की ही वैक्सीन है। तो ये एक कोविड की जो ट्रीटमेंट है, सॉरी, उसकी जो प्रिवेंशन है, उससे जो बचाव है, उसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू है। तो मेरे ख्याल में तो इस पे तमाम जो बनी नौ इंसान है उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक मेजर जो ब्रेक थ्रू है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, वो आज हमें अवेलेबल हो गई है और लगना शुरू हो गई है। तो वैक्सीन्स का जो बाकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, आप ये देखें कि वैक्सीन्स की बदौलत दुनिया में कितनी ही वबाएँ थीं जिन्होंने बहुत से जो इंसान हैं उनकी जानों को ज़ाय किया। और ये जो बीमारियाँ थीं वो कंटेजियस थीं, मुतअद्दी बीमारियाँ थीं, यानी एक से दूसरे को लग जाती थीं और अक्सर व बेशतर ये एक वबा की सूरत इख्तियार कर लेती थी। पिछले 100 साल में अगर कोई वबा नहीं आ सकी तो उसकी मेन वजह इन वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी है। आप ये देखें, मैं चंद मिसालें देना चाहता हूँ कि बच्चों में मीज़ल्स की जो बीमारी थी, वो वैक्सीन्स की वजह से ख़त्म हुई। स्मॉल पॉक्स दुनिया से इरेडिकेट हो गया है वैक्सीन्स की वजह से। आज जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की बीमारी है, ये बहुत हद तक कंट्रोल हुई है दुनिया में वैक्सीन की वजह से। इसी तरह जो पोलियो है, वो दुनिया से तकरीबन इरेडिकेट होने को है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ऐसे ममालिक रह गए हैं जिनमें ये बीमारी अभी मौजूद है। लेकिन दुनिया से ये इरेडिकेट हो गई है तकरीबन। इसी तरह दर्जनों और बीमारियाँ हैं जो दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं और उनकी जो जो एक सिंगल वजह है, वो वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी है और वैक्सीन्स का लगना है। ठीक है, लेकिन अब ये भी तो है ना कि ये दुनिया की आबादी तकरीबन 7 खरब के करीब है। तो अभी और हर बंदा चाहता है कि मुझे वैक्सीन लगे, ताकि मुझे ये बीमारी ना हो जो कि इतनी खतरनाक बीमारी है कि इंसान की उससे डेथ हो जाती है। तो आप कैसे समझते हैं कि इतनी भारी मिक़दार में ये वैक्सीन की जो है तैयारी ये मुमकिन होगी और इसका एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, ट्रांसपोर्टेशन और इसका तमाम लोगों को लगना, तो इसका कैसे मंसूबा जो है वो इसकी जो है बनाया जाएगा और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पॉसिबल होगी? बिल्कुल, ये बड़ा लॉजिकल सवाल है और हर बंदे के ज़हन में सवाल आता है कि इतनी ज़्यादा आबादी है दुनिया में इंसानों की, तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? और हर शख्स जो है वो लगवाना चाहता है कि जल्द से जल्द उसे सबसे पहले वैक्सीन लग जाए। तो अ, वैक्सीन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ये कोई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है। ये हयातियाती एक
प्रोडक्ट है जिसका बनाना और उसका स्टोरेज करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसका लगाना, ये एक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल अमल है। इसलिए जो इस वक्त चैलेंज है, सबसे पहले जो इस वैक्सीन की प्रोडक्शन है और अवेलेबिलिटी है और ट्रांसपोर्टेशन है, ये लिमिटेड है। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसे हम स्ट्रेटेजी कहते हैं, कि जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि थोड़े रिसोर्सेज होते हुए भी आप उससे मैक्सिमम जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर सकें। तो इस वक्त जो यूके में एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है वो ये है कि 4 उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें सबसे ज़्यादा रिस्क है कोविड और डेथ का। तो उस सबसे पहले उन 4 जो कैटेगरीज के लोग हैं उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी, और इसका जो टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट में वो ये है कि तकरीबन फरवरी के आखिर तक इन तमाम 4 जो कैटेगरीज के लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा रिस्क है उन्हें ये वैक्सीन दे दी जाएगी। उनमें सबसे पहले आते हैं कि 80 साल से ऊपर के वो लोग जो केयर होम्स में हैं, जो बहुत फ्रेजाइल हैं, वल्नरेबल हैं, कमज़ोर हैं अपनी एज की वजह से। सबसे पहले ये वैक्सीन उन्हें दी जाएगी। उसके बाद जो ग्रुप है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स का है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल में वर्क करने वाले जो लोग हैं, उनमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और क्लीनिंग स्टाफ और हेल्पिंग स्टाफ, ये तमाम लोग उसमें शामिल हैं। उसके बाद जो है वो 70 साल से ऊपर के लोग जो है ना वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, और उसके बाद 60 और 70 के दरमियान में वो लोग जिन्हें और भी बीमारियां हैं, जिन्हें यानी शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, स्टीरॉयड के ऊपर हैं और अस्थमा के मरीज हैं। तो ये जब 4 लोग कवर हो जाएंगे तो थोड़ी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के बावजूद एक मेजर पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो कोविड से जिन्हें रिस्क सबसे ज़्यादा था मरने का, तो उन्हें कवर कर लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो स्ट्रेटेजी का बनाना है मुल्कों के लिए, कि वो किन लोगों को और कब और कैसे और जल्द अज जल्द कम तरीन वक्त में ये वैक्सीन दे सकें। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मीडिया के अंदर इस वैक्सीन को लेकर के मुख्तलिफ बातें सुनने में आ रही हैं कि जी इसके वैक्सीन के लगाने से इंसान की डेथ हो जाती है, और कोई इसके ज़रिए इंसान में कोई चिप लगा दी जाएगी और इंसानों को कंट्रोल किया जाएगा। तो इसके हवाले से मुझे बताएँ कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इसमें इनमें क्या हकीकत क्या है? अगेन बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर काशिफ। अ, देखें, जब से ये वबा पैंडेमिक बनी है, मीन के पूरी दुनिया में जब इसके मरीज बढ़े हैं और इसने हर मुल्क को और हर बरे-आज़म को अपने लपेट में लिया है, उसके साथ-साथ 2 चैलेंजेस का सामना है इस वक़्त। एक पैंडेमिक का और एक इन्फोडेमिक का। इन्फोडेमिक से मुराद है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का तेज़ी से फैल जाना, या आम ज़बान में एक तरफ हमें एक ख़तरनाक वबा का सामना है और दूसरी तरफ जो है वो एक जाहिलियत का जो है वो सामना है। तो इस बारे में ठीक मालूमात रखना ये बहुत ज़रूरी है। कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो हर वैक्सीन और हर मेडिकल प्रोसीजर और हर जो मेडिकल मेडिसिन है, ड्रग है, उसके साथ कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा से वाबस्ता होते हैं। ये पार्ट एंड पार्सल है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई मेडिकल ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये तो मैं मानता हूँ कि हैं और एग्ज़िस्ट करते हैं। लेकिन इस बारे में ये राय कायम कर लेना कि इसके ज़रिए कोई माइक्रोचिप जो है इंसान के जिस्म में दाखिल कर दी जाएगी और उससे बाद में इंसान जो है वो उसे कंट्रोल किया जाएगा, या उसका डीएनए चेंज हो जाएगा, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये कोई भी जो साइंस का तालिब-इल्म है वो आराम से ये कंक्लूड कर सकता है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बेसलेस हैं और इनकी कोई बुनियाद नहीं है और ये इंतहाई हद तक मुज़क्क़ा-ख़ेज़ हैं। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में यही है कि जहाँ इंजेक्शन लगता है आपको थोड़ा मसल पेन होता है। कुछ लोगों को बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और कुछ लोगों को बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें हल्का बुखार होता है और जिन्हें चिल्स होती हैं, अनवेल वो फ़ील करते हैं कुछ दिनों के लिए, लैक ऑफ एनर्जी, टायर्डनेस,
تو इस तरह की जो सिम्टम हैं वो उन्हें बल्कि इस फील हवाले होते से हैं। आप जो है वो हमें आपने भी 2 जो है आपको डोजेज़ वैक्सीन की लग चुकी हैं और आपके बाकी कोलीग्स भी जो कि वहाँ पे हैं, सबको लगी हैं। तो आप अपना और अपने कोलीग्स का जो हमें एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर करें कि ताकि हमें पता चले कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि आपके हॉस्पिटल्स में सब लोगों को लगी हैं ये। ग्रेट। डॉक्टर काशिफ, मैं यूके के इनिशियल चंद डॉक्टरों में से हूँ जिन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन लगी है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा हॉस्पिटल है और जो एरिया है हमारा शहर का, इसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इन्फेक्शन था। तो उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो इनिशियल 2-3 हॉस्पिटल्स में जो वर्कर हैं, इन्हें सबसे पहले लगाई जाएगी। तो उनमें फॉर्च्यूनेटली हमारा हॉस्पिटल भी था। तो मैं और इंक्लूडिंग मी इस वक़्त तकरीबन हमारे हॉस्पिटल के तमाम जो वर्किंग स्टाफ है, उन्हें कुछ लोगों को 2 डोज़ेज़ लग चुकी हैं और कुछ को सिंगल डोज़ लग चुकी है। तो इस वक़्त जो कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट जो फ़ील हुआ है कि इसमें चंद लोग जो हैं हमारे कोलीग्स, उन्हें फ़ीवर हुआ है और उन्हें थकन का एहसास हुआ है, और ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की वज़ह से आप यूँ समझ लें कि 100 में से जो 10 लोग हैं, उन्हें ये सिम्पटम फ़ील हुए हैं कि उनकी जिस्म में एक्स एंड पेन्स, फ़ीवर, थकन का एहसास, और कुछ लोगों को चिल्स भी हुई हैं। चिल्स से मुराद होता है कि जिस्म का काँपना थोड़ा-सा, और इसकी वजह से यानी कि कुछ स्टाफ जो है 1-2 दिन उन्होंने छुट्टी भी की है। लेकिन ये लेस देन 10% है और ये एक्सपेक्टेड होता है किसी भी वैक्सीन में। जहाँ तक कोई इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट का ताल्लुक है, तो हमारे हॉस्पिटल में मेरे ख़्याल कई हज़ार लोगों को लग चुकी है और उनमें से किसी की को कोई सीरियस जो साइड इफ़ेक्ट है वो इसका नहीं हुआ। और सीरियस साइड इफ़ेक्ट से मेरी मुराद है कि जिससे उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा हो, या आईसीयू में उन्हें एडमिट करना पड़ा हो, या उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया हो, या उन्हें कुछ शदीद एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो, तो ऐसा ऐसा नहीं हुआ। और तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह साइड इफ़ेक्ट इससे फ़ील नहीं हुआ, अपार्ट फ्रॉम कि मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है जिसमें ये लगा था, उसमें 2-3 दिन तक मुझे दर्द फ़ील होता रहा है। तो इस इट मीन्स कि जो रूटीन की जो मेडिसिन्स हम करते हैं, जो रूटीन के साइड इफ़ेक्ट हैं, वही हैं, कोई इसमें स्पेशल नहीं है, जैसा कि इसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अच्छा ये बताएँ कि ये हम सुनने में अक्सर हम सुनते रहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी, ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? जी, अगेन वंडरफुल क्वेश्चन। ये वैक्सीन्स, पैंडेमिक, वबाएँ, इसके साथ हर्ड इम्यूनिटी का लफ्ज़ हमेशा जुड़ा हुआ है। हर्ड इम्यूनिटी ये है डॉक्टर साहब, कि अगर किसी रूम में मिसाल के तौर पे 3 लोग हैं, एक बंद कमरे में, उनमें से अगर 2 लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो तीसरा जो बंदा है वो खुद ब खुद महफूज हो जाता है। इसलिए कि 2 जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, उनमें इम्यूनिटी है, वो बीमार नहीं हो सकते, और जब वो बीमार नहीं होंगे तो तीसरा बंदा खुद ब खुद महफूज हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी ये है कि जब एक कम्युनिटी के अंदर, एक शहर, मुल्क, मोहल्ला, घर, या जहाँ भी लोग इकट्ठे रहते हैं, उनमें जब 60 से 70% लोग इम्यूनाइज़ हो जाते हैं, तो जो पैंडेमिक होती है या एपिडेमिक होती है, वबा होती है, उसे फैलने के लिए जो उसको फैलने के लिए जो लिंक चाहिए, वो लिंक ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ एक वबा की सूरत इख्तियार नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता वो उसके केसेस स्पोरेडिक, थोड़े बहुत केसेस उसके आते रहते हैं, लेकिन उसकी जो वबाई कैफ़ियत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जब लेवल अचीव हो जाता है, तो इसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएँ कि जो इस जब ये वैक्सीन आ गई है, लगना शुरू हो गई है, तो हम ये समझते हैं कि अब ये जो कोविड है, जो कोरोना वायरस का मसला है, ये जो बीमारी है, ये अब मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, और या ये है कि ये इस वैक्सीन की मौजूदगी में ये मौजूद रहेगी? और साथ ये भी बताएँ कि ये जो वैक्सीन लग रही है, क्या ये इसके से लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी हमें अचीव होती है, या इसको दोबारा भी लगवाना पड़ेगा? वेल, मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन डॉक्टर काशिफ। इस बारे में अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि एग्ज़ैक्ट क्या ये कोविड ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा दुनिया से। और दूसरा आपने पूछा है कि इसके लगने से क्या हमेशा के लिए इम्यूनिटी जो है वो हासिल हो जाएगी। इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि फ़िलहाल प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि ये डिज़ीज़ ज्यों-ज्यों वैक्सीनेशन लगना शुरू होगी, रोल ओवर होगी, और
ملک یا کنٹریز اور کانٹیننٹس میں یہ جس طرح ویکسینیٹڈ لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی، اسی طرح ریٹ آف انفیکشن جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو ڈیزیز ہے ایٹ لیسٹ یہ اپنی جو وبائی اس کی اس وقت کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں اگلے 6 مہینے کے اندر یہ جو پینڈیمک ہے یہ اس سٹیٹس سے ختم ہو کے انڈیمک سٹیٹ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو ایک سادہ لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیمک مین یہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں ملیریا کے کیسز آتے رہتے ہیں اور کسی خاص ایریا میں ملیریا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ کوئی وبا کی صورت میں نہیں رہتا، وہ اسپوریڈک اکا دکا کیسز ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں آفٹر 6 months یہ جو پینڈیمک ہے اور جو اس میں بریک تھرو آ جائے گا. البتہ اس کے جو کیسز ہیں وہ تھوڑی تعداد میں آتے رہیں گے اور یہ ہمیشہ چلتا رہے گا کافی سالوں تک، جب تک کہ یہ وائرس اٹ سیلف میوٹیٹ ہو کے ختم نہ ہو جائے، یا یہ ہے کہ جو ہماری امیونٹی کا لیول ہے وہ ہرڈ امیونٹی سے بھی کراس کر جائے. تو اس وقت یہ ہے کہ یہ ڈیزیز جو ہے بہت حد تک کم ہو جائے گی، اکا دکا اس کے کیسز رہیں گے. باقی جہاں تک آپ نے کوشچن کیا ہے کہ اس کی جو امیونٹی ہے کیا یہ لائف لانگ ہے، تو یہ کوشچن میں نے اپنا جو ویکسینیشن میں آکوپیشنل ہیلتھ کے کنسلٹنٹ ہیں ان سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کیونکہ ابھی وقت وہ گزرا ہی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں تب بیان کر سکتے ہیں جب اس میں ٹائم گزر چکا ہو. تو اس میں کیونکہ ابھی ٹائم ہی نہیں گزرا تو نو ون کین پریڈکٹ. لیکن جو اس میں بیشتر ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے میں یہ ہے کہ اس کی جو امیونٹی ہے منیمم 6 months تک لاسٹ کرے گی. اس کے بعد یہ لاسٹ کرتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر، آپ نے اسپیشل ٹائم نکالا، اور چونکہ آپ کووڈ کو دیکھ رہے ہیں، اس کا آئی سی یو کے میں دیکھ رہے ہیں، ان کو آئی سی یو اسپیشلسٹ ہیں آپ، تو آپ نے اس تمام معلومات بھی آپ کے پاس تھی متعلقہ، تو آپ نے ہمارے ناظرین تک یہ پہنچائیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع پہ دوبارہ رابطہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر کاشف.